हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 15 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, जिस भी वजह से है, क्योंकि आज हमें बात करनी है 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर के बारे में और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। इसके अलावा आज हमें बात करनी है इसरो की एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, उस पर डिस्कशन करना है हमें। ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, तो ईरान और इंडिया के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है वो भी आज हमें देखना है। फिर वीडियो के एंड में कुछ आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जिसके आंसर आप मुझे करेंगे एंड लास्ट में होंगे दो क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो या CPO का एग्जाम हो, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स तो पढ़ना होता ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नवंबर 2023, दिसंबर 2023 एंड अप्रैल 2024 के टॉप 100 और टॉप 100 MCQ करंट अफेयर्स के कवर करा दिए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिएगा। और आज मैं जनवरी मंथ का भी कोशिश करूंगी कि जनवरी 2024 के भी टॉप 100 MCQ आपके साथ डिस्कस कर दूं, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर PYQ भी डिस्कस किए थे, तो आप लोग जब एग्जाम में अपीयर होने वाले हो तो PYQ जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। ये जो सारी क्लासेस YT पे चल रही हैं, इन सारी क्लासेस की PDF अवेलेबल है कहाँ पर? मेरे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली इन सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आपको सारी PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया था, वो था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी स्कीम्स पे विथ MCQ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी गवर्नमेंट स्कीम विथ MCQ कवर किया है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा अटल पेंशन योजना हो गई, आपका NPS हो गया, इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई। ये सारी स्कीम्स वहां पे कवर है, आप इन्हें देख सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छा करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। एंड पहले पर्सन जो न्यूज में है वो इंडिया के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कुछ दिन मैंने पहले आपको डिस्कशन किया था कि तमिलनाडु को हम चेस कैपिटल भी बोल सकते हैं, स्पेशली चेन्नई। तो ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है P. श्याम निखिल फ्रॉम तमिलनाडु बिकम द इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर। 85वीं नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। इसके पहले R. वैशाली 84th नंबर की इंडियन ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है। अभी ग्रैंड मास्टर कैसे बनते हैं? तो आपको इसके लिए कई सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं और हर एक टूर्नामेंट खेलने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, FIDE की जो पॉइंट्स है वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है। एंड ग्रैंड मास्टर का टाइटल हाईएस्ट टाइटल होता है इन चेस। मेल कैटेगरी में के लिए, मतलब जो मेल चेस प्लेयर होते हैं, उनको FIDE के 2500 ELO रेटिंग पॉइंट्स को अर्न करना होता है डिफरेंट टूर्नामेंट को खेल के। और वहीं वीमेंस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आपको 2300 पॉइंट्स को अर्न करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीत सकते हो। अब अगली जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट इन इंडिया होता है वो हमारे स्टैटिक का क्वेश्चन होता है। तो ये आपको कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के पहले चेस प्लेयर जिन्हें इंटरनेशनल मास्टर टाइटल मिला था। सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर है, सबसे बड़ा वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट टाइटल होता है, फिर ग्रैंड मास्टर होता है, फिर इंटरनेशनल मास्टर होता है। तो इंडिया के पहले इंडियन चेस प्लेयर जिन्हें इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल मिला था 1961 में, उनका नाम है मैनुअल अरोन। ये मैनुअल अरोन आप देख सकते हैं, और ये इंडिया के पहले इंटरनेशनल मास्टर रहे हैं 1961 में। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका रिलेशन किससे है, तो चेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर सबको पता है, इसलिए क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में, फिर भी हम देख लेते हैं। विश्वनाथन आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर है इन 1988। अगली पर्सन है जयश्री कदिकर। तो जयश्री कदिकर पहली इंडियन वीमेन है जो कि वीमेन इंटरनेशनल मास्टर को जीतती हैं इन 1979। तो इंटरनेशनल मास्टर के बाद आता है ग्रैंड मास्टर। इंडिया की पहली वीमेन ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कोनेरी हम्पी है। और आपको पता है कि FIDE ने अभी तक केवल हमारे देश की 3 ही ऐसी इंडियन वीमेन चेस प्लेयर है जिन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया है। उनमें से एक कोनेरू हम्पी है, दूसरी पर्सन आपको R. वैशाली देखने को मिलेंगी, कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। एंड थर्ड नंबर पे आपको दौड़नावली हरिका देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर है, स्टैटिक के क्वेश्चन है ये, इनके नाम आपको याद रखने हैं,
चलिए अगली पर्सन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा क्योंकि कोविड के समय ये WHO की चीफ साइंटिस्ट थी। ठीक है, WHO की चीफ साइंटिस्ट थी 2019 में, और 2022 में कोविड के समय तक ये चीफ साइंटिस्ट थी WHO की। इन्होंने WHO को 2017 में ज्वाइन किया था एज अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रोग्राम। ठीक है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन का अपनी फील्ड में जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है, दैट्स व्हाई इन्हें कनाडा की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैकगिल यूनिवर्सिटी, और मैकगिल यूनिवर्सिटी इनको दे रही है डॉक्टरेट का ऑनर। बेसिकली 10 लोगों को नाम सिलेक्ट किया गया है, 10 इंडिविजुअल्स है जिनको डॉक्टरेट का उपाधि दिया जाएगा। उनमें से एक आपको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन देखने को मिलेंगी। हमारे लिए इंडियन नाम है इसलिए एक नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन। चलिए अब यहाँ पर एक बहुत ही फेमस राइटर के बारे में हम बात करेंगे जिनकी बुक्स के ऊपर, जिनकी नॉवेल्स के ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, एमिनेंट इंग्लिश ऑथर है रस्किन बॉन्ड, और इन्हें रिसेंटली साहित्य अकादमी फेलोशिप दी गई है इनके घर पे मसूरी में। एक्चुअली 2021 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप दी गई थी, बट उनकी तबीयत खराब थी इसलिए एक प्राइवेट सेरेमनी करके, जो हमारे साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट है, नाम है उनका माधव काशिक, तो माधव काशिक ने रिसेंटली यहाँ पर साहित्य अकादमी फेलोशिप किसे दी है, रस्किन बॉन्ड को दी है। ठीक है, अब रस्किन बॉन्ड जी के कुछ नोबल्स हमें पता होने चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे पास, ऐसे राइटर्स होते हैं जो वो करंट अफेयर्स में हो या ना हो, उनकी नोबल्स पूछी जाती हैं। जैसे कि उनमें से एक आपको रस्किन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो रस्किन बॉन्ड का नाम डेफिनेटली मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम उनकी बुक्स के बारे में चर्चा करें तो जैसे कि वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर इन नाइट, ऑल रोड्स लीड टू द गंगा, टेल्स ऑफ फुरसतगंज, लेपर्ड ऑन द माउंटेन एंड टू मच ट्रबल, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट नोबल है। इसके अलावा एक इनकी बुक थी जिसका नाम है अ फ्लाइट ऑफ पिजन, जिस पर एक 1978 में हिंदी मूवी भी बनी है जिसका नाम क्या है, जुनून है। इसके अलावा एक और बुक है आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है 1992 में। अब अगर बात करते तो इनकी कई सारी बुक्स रही हैं, इसलिए इन्हें अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के कारण पद्म अवार्ड भी मिले हैं। पद्मश्री इन 1999, पद्म भूषण इन 2019 एंड साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2012 में इन्हें दिया जा चुका है। तो आपको रस्किन बॉन्ड और उनके अवार्ड्स, उनकी नोबल्स पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली SSC पूछता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ और पर्सन हम देखेंगे न्यूज में। कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको इफ्को के चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के बारे में बात की थी, दिलीप सांघवी के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं इफ्को के डायरेक्टर। तो इफ्को के नए डायरेक्टर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। इफ्को का मतलब इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड है, और इफ्को के नए डायरेक्टर जो कि वन ऑफ द यंगेस्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है विवेक विविंदा कोहले। तो विवेक कोहले भी आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। प्रेजेंटली ये चेयरमैन है कहां पर, शंकर महर्षि शंकर राव कोहले कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में। ठीक है, अब इनको तो सभी लोग जानते हैं, इनका नाम भी आपने कई बार सुना होगा। वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, मैग्नस कार्लसन इनका नाम है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं एंड रिसेंटली इन्होंने सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट या पोलैंड में जो हुआ था वो जीत लिया है। डन। चलिए अगले पर्सन का नाम, जो कि एक क्रिकेटर है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के एक वन ऑफ द फास्ट बॉलर माने जाते हैं, जेम्स एंडरसन, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट रिसेंटली अनाउंस कर दिया है। अगली पर्सन कौन है, इनका नाम है आभा कठुआ। आभा कठुआ ने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स कंपटीशन भुवनेश्वर में। इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 18.41 मीटर था। ये शॉर्ट पुट से एसोसिएटेड है, गोला फेंक से संबंधित है, और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक इतना लंबा दूरी का थ्रो किसी ने नहीं किया, ये इन्होंने किया है 18.41 मीटर का। तो इसलिए आपको आभा कठुआ का नाम याद रखना है। अगले पर्सन जिनका नाम है विनय फिरके। विनय फिरके को CEO बनाया गया है विप्रो ने। तो विप्रो जो कि एक IT कंपनी है, और विप्रो के जो मार्केटिंग ऑपरेशन है कहां पर, आपके एशिया कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में। तो इस मार्केटिंग यूनिट का बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विनय फिरके को बनाया गया है। तो विनय फिरके नेम्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर APMEA। APMEA का मतलब है एशिया पैसिफिक, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के मेंबर ऑफ विप्रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड बन चुके हैं ये। ठीक है, अगला नाम याद रखेंगे हम। रिसेंटली कंपटीशन हुआ 6th एडिशन ऑफ एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप।
ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिल्वर मेडल हमारी इंडिया की एक प्लेयर है जिन्होंने जीता है, और ये पहली इंडियन प्लेयर बन गई है जिन्होंने मेडल जीता है एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्ट चैंपियनशिप में, ठीक है। और इनका नाम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सृष्टि खंडगाले, ठीक है। ये सृष्टि खंडगाले हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, सिल्वर मेडल हासिल किया है, और ये चैंपियनशिप हांगकांग चाइना में हुई थी। कहाँ हुई थी, हांगकांग चाइना में। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। आइए अब हम नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज पे बात करेंगे। नेक्स्ट है 10th नंबर की अभी एक मीटिंग हुई थी। किसकी मीटिंग हुई थी, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर की मीटिंग हुई थी। कहां पर हुई थी, ये मीटिंग मंगोलिया के कैपिटल उलानबाटर में हुई थी। बेसिकली एशिया पैसिफिक एरिया में जो भी कंट्रीज आती हैं उनके जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट है, या फिर आपकी इंस्क्रिप्शंस हैं, या आपकी जो भी लिटरेरी वर्क रहा हो, लिटरेचर लिखा गया हो एंशिएंट पीरियड में आपके एरिया में, तो उन सबको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको हम मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 20 नई एंट्री हुई है। कितनी, 20 नई एंट्री हुई है, लेकिन उन 20 एंट्रीज में से 3 इंपॉर्टेंट एंट्री हैं जो कि इंडिया से है। तो हमें केवल इंडिया की ही एंट्री पढ़नी है कि 3 एंट्री यहाँ पर हुई है कहां से, इंडिया से। और वो 3 एंट्री कौन सी है, रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोका लोकना या लोचना, ठीक है। इसे यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में रिकॉग्नाइज किया है, मतलब यूनेस्को का रिकॉग्निशन या उनकी मान्यता बेसिकली मिली है। द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक कमिटी रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द एशिया पैसिफिक अचीवमेंट इन जेनरलॉजी, मतलब आपकी जो वंशावली होती है, लिटरेचर, साइंस और अलग अलग कैटेगरी। तो 20 एंट्री है, 20 एंट्री में से 3 एंट्री आपको इंडिया की देखने को मिल जाएंगी। और ये 10th नंबर की जनरल मीटिंग थी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो कि 7 से लेकर 8 मई के बीच में उलानबाटर में हुई थी, जो कि मंगोलिया के कैपिटल है। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो मंगोलिया की जो गवर्नमेंट है उनके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मंगोलियन नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को एंड बैंकॉक रीजनल ऑफिस ऑफ यूनेस्को, इनने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें पूरे इंडिया से 38 रिप्रेजेंटेटिव आए थे और 40 ऑब्जर्वर्स भी शामिल थे। और इंडिया की 3 एंट्री है, और यहाँ पर जो एंट्री का कंट्रीब्यूशन जाता है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसे जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट को जाता है। और इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है हमारे इन 3 एंट्रीज को सिक्योर करने के लिए इन दिस लिस्ट। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर, जो कि डीन या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक कला निधि डिवीजन के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट में, और इन्होंने इन तीनों एंट्रीज को प्रेजेंट किया था, रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोका लोचना, ठीक, इतनी चीजें। आइए इसके बारे में बात करते हैं। एवरी 2 ईयर में इस तरीके से साइकिल होती है और 2 साल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं और लिस्ट में जो भी आर्टिकल्स हैं या आइटम्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रामचरितमानस के बारे में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और एक एपिक पोयम है जो कि हमारे भगवान राम या लॉर्ड राम पे डेडिकेटेड है। उनकी टीचिंग, उनकी लाइफ की जर्नी बेसिकली इस बुक में बताई गई है। रामचरितमानस जी के जो ओरिजिनल डायलेक्ट्स हैं वो अवधी भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। भक्ति मूवमेंट से इसका रिलेशन है। नेक्स्ट है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की कथाएं या उनकी कहानियां सभी को पता है, ये पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। किसकी है ये, पंडित विष्णु शर्मा जी की, और ओरिजिनली इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है सहृदय लोका लोचना। ये पुस्तक किसने लिखी है, तो आचार्य आनंदवर्धन ने लिखी है। संस्कृत की कमेंट्री होती है वो बेसिकली इसमें लिखी गई है। अभी बात हो रही है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के बारे में। 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही काम करती है। डन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 10th नंबर की यूनेस्को की इस मीटिंग के बारे में बताया, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को हम जानते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री। इसे यूनेस्को ने 1992 में इनिशिएट किया था और जो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी का फॉर्मेशन 1998 में हुआ था। ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड, प्रिजर्व, फैसिलिटेट एक्सेस टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, स्पेशली इन एशिया पैसिफिक एरिया में हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम ये बॉडी करती है। डन। चलिए अब बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली 113 रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया है अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम।
ठीक है। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, पहली चीज। और इसे 2022-23 से 25-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या है, हमारे जो नॉर्थ बॉर्डर है या नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनके जो रिमोट विलेजेस हैं जो कि बॉर्डर के साथ शेयर होते हैं, वहां के लोगों की लाइफ को इंप्रूव करना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बेसिकली अपने वो बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड द ब्लॉक ऑन द नदर्न बॉर्डर, so improving the quality of life people living in the identified border villages। यहाँ पर लगभग हमारा जो टारगेट है वो 2967 विलेजेस in the 19 districts and 46 border block of 4 states and union territory इसको डेवलप करना है। यहाँ पर जो मेन एरिया है हमारा डेवलपमेंट का वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो प्लानिंग की जाती है, इस प्लानिंग को क्रिएट करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत। फोकस एरिया मैंने बता दिए हैं, रोड कनेक्टिविटी, विंड एनर्जी, मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर, ये सभी हमें अपने बॉर्डर एरिया में तैयार करने हैं। अब यहाँ पर एक और ऑपरेशन न्यूज में है विच इज ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ये ऑपरेशन चल रहा है कहाँ पे, सिक्किम में। आइए इसके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन सद्भावना, इंडियन आर्मी सपोर्ट फॉर सिक्किम रिमोट कम्युनिटी। यहाँ पर देखिएगा कुछ समय पहले एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था जिसके कारण फ्लड आ गया था कहाँ पर, सिक्किम में। तो इस फ्लड से कुछ कम्युनिटी एंड कुछ विलेजेस काफी इफेक्ट हुए हैं, तो उनको रिलीफ कराने के लिए रिलीफ कैंप रन हो रहे हैं, उनको वाटर सप्लाई या कह सकते हैं कि फूड सप्लाई की जा रही है, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ के जो यूथ है उनको एजुकेशन से जोड़ने और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के डायरेक्शन में भी काम हो रहे हैं। तो इस तरीके से ऑपरेशन सद्भावना रन हो रहा है। तो ऑपरेशन सद्भावना, द इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स डेमोन्स्ट्रेट unwavering support for North Sikkim remote community in Naga and Rengreng village। ठीक है, जिसके अंदर ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था जिसके कारण फ्लड आई थी, तो यहाँ पर रिलीफ मटेरियल दिया जा रहा है और जो विलेजर्स है उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस के लिए मेडिकल कैंप्स देखने को मिलेंगे और जो लोकल यूथ है उनको एजुकेशनल सेशंस दिए जा रहे हैं और इन्हें जोड़ा जा रहा है अग्निवीर स्कीम के साथ फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। डन। तो ये है आपका ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन एनर्जी समिट के बारे में। तो ये जो वर्ल्ड हाइड्रोजन एनर्जी समिट है कहाँ पर हो रहा है, नीदरलैंड में हो रहा है और इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने। और इंडिया पहली बार अपना पवेलियन या अपनी एक तरीके से टेंट बोल सकते हो, अपनी दुकान बोल सकते हो, अपना एग्जीबिशन बोल सकते हो, पहली बार लगा रहा है। और इसे कौन लगा रहा है, तो इसे सेटअप कर रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसे इनॉग्रेट भी किसने किया है, भूपेंद्र सिंह भल्ला ने किया है, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये नीदरलैंड में हो रहा है समिट, हमारा वर्ल्ड हाइड्रोजन एनर्जी समिट, जिसमें 15,000 डेलीगेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली फोकस एरिया होगा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को और हम डेवलप कर सकते हैं आने वाले समय में कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। तो प्राइमरी एजेंडा यहाँ पर यह होगा। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के ऊपर भी डिस्कशन किया है, तो हमें भी कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है इसको 4 जनवरी 2022 में लॉन्च किया था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 19,744 करोड़ रुपीस का बजट रखा है। पहली चीज, अब इसका टारगेट क्या, तो 2030 तक के लिए आपके कुछ टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहली चीज इन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट है कि एनुअली एवरी ईयर हम 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें। ठीक है, फिर हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें हम एडिशनल 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को एड ऑन करें बाय 2030। हमारा टारगेट है कि 6 लाख जॉब क्रिएट हो। हम यहाँ पे 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये सब इसके एजेंडा है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के 2030 के टारगेट है। ठीक है, हमारी जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है उसको हम कम करना चाहते हैं और हम रिड्यूस करना चाहते हैं फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपए से।
और हम एनुअली जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से, उसको भी 50 मिलियन मैट्रिक टन तक रिड्यूस करना चाहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जो स्टील, ट्रांसपोर्ट और शिपिंग सेक्टर है उसमें भी हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए गाइडलाइंस भी इशू की हैं। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो याद रखिए कौन से सेक्टर है? स्टील सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड शिपिंग सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज वीवीआईपी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड ईरान के एग्रीमेंट के बारे में। आप सभी लोगों को चाबहार पोर्ट के बारे में डेफिनेटली पता होगा कि ईरान में चाबहार पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया ने चाबहार पोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन इंडिया और चाबहार पोर्ट या ईरान के बीच का जो एग्रीमेंट था वो एनुअल एग्रीमेंट था। एवरी ईयर आपको रिन्यू कराना होता था, मतलब एक तरीके से शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था। अब यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ईरान के बीच में। इंडिया ईरान के चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करेगा। सो इंडिया टू ऑपरेट अ टर्मिनल ऑफ ईरानी चाबहार पोर्ट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, और 10 सालों के लिए एग्रीमेंट है, और 10 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। अभी तक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट चल रहा था 1 ईयर, और एवरी ईयर हमें इसे रिन्यू कराना पड़ता था। ये इंडिया का पहला ओवरसीज पोर्ट है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, जो कि चाबहार पोर्ट है। अब इंडिया का इतना इंटरेस्ट क्यों है चाबहार पोर्ट पे? उसका भी एक रीजन ये है कि हम अपनी ट्रेडिंग या अपनी जो कनेक्टिविटी है वो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज है उनके साथ बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ट्रेडिंग करनी है कजाकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ, तो हमें जो रूट फॉलो करना पड़ेगा वो ये पाकिस्तान का रूट है, और पाकिस्तान ऐसा अलाउ करता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने चाबहार पोर्ट को ऑपरेट किया, इसके लिए हमने फंडिंग भी की और इसको अपग्रेड करने का काम भी किया। पहला रीजन तो ये है कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं और अपना ट्रेडिंग बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा रीजन है ये ग्वादर पोर्ट। ये ग्वादर पोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि पाकिस्तान में है, और इस ग्वादर पोर्ट को चाइना ने बिल्ड किया है, ठीक है। तो चाइना की पावर को एक तरीके से काउंटर करने का काम इंडियन गवर्नमेंट ने इस चाबहार पोर्ट को डेवलप करके किया है। आइए हम इस पूरे एग्रीमेंट को डिटेल में समझेंगे कि ईरान और इंडिया के बीच में 13 मई को इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। एक्चुअली ईरान का ये जो पोर्ट है ना चाबहार पोर्ट, इसके 2 टर्मिनल हैं, लेकिन इंडिया का जो एग्रीमेंट है वो केवल एक ही टर्मिनल के लिए हुआ है। इस बात को आप समझिएगा। इंडिया शहीद बेहस्ती जो पोर्ट है आपका चाबहार टर्मिनल या चाबहार पोर्ट के 2 टर्मिनल हैं, उनमें से एक टर्मिनल है शहीद बेहस्ती पोर्ट। इसको 10 साल के लिए ऑपरेट करेगा इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है फॉर द 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद इसे रिन्यू किया जाएगा। ये पहला इंटरनेशनल टर्मिनल है जिसको इंडिया ऑपरेट कर रहा है। ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? तो ये एग्रीमेंट तेहरान में हुआ है जो कि ईरान की एक कैपिटल है। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। डन। जैसे कि मैंने कहा कि चाबहार पोर्ट के 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल शहीद बेहस्ती टर्मिनल है और दूसरा शहीद कलंतरी टर्मिनल है। तो इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारा एग्रीमेंट केवल इस वाले टर्मिनल के लिए हुआ है 10 सालों के लिए, ठीक है। और 2016 के एग्रीमेंट को ये रिप्लेस करता है। 2016 में ईरान और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जो कि एनुअली हमें क्या करना पड़ता था, इसको एनुअली रिवाइज कराना होता था, रिन्यू कराना होता था। तो 2016 के एग्रीमेंट को इसने रिप्लेस करने का काम किया है। इसके अलावा इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने कहा है कि हम $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे चाबहार पोर्ट के इस पर्टिकुलर टर्मिनल जिसका नाम है शहीद बेहस्ती टर्मिनल में। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि पोर्ट अकेले बनाने से नहीं होता, आपने पोर्ट तक सामान पहुंचा दिया, पोर्ट तक सामान पहुंचाने के बाद आपको रोड कनेक्टिविटी एंड रेलवे कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोडक्ट को सेंट्रल एशिया तक ले जाने के लिए। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम $250 मिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे रेल कनेक्टिविटी एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। डन। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ चाबहार पोर्ट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस पोर्ट का? तो अगर इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि ये लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं और उनके रिसोर्सेज का अगर हमें यूज करना है तो हमें चाबहार जैसे पोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया ने एक कॉरिडोर इनिशिएट किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का पार्ट ही आपको चाबहार पोर्ट बेसिकली देखने को मिलता है।
डन इतनी चीजें। 2013 में इंडिया एग्री हुआ था कि हम 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे चाबहार पोर्ट को अपग्रेड करने के लिए, और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 7200 किलोमीटर का पूरा जो कॉरिडोर है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इससे इंडियन ओशियन, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, यूरोप और सेंट पीटरबर्ग के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। डन। चलिए अब बात करते हैं इसरो के बारे में। रिसेंटली इसरो ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका नाम है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 विच इज प्रेजेंटेड बाय इसरो। इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या बताया गया है कि इंडिया का टोटल स्पेस असेट क्या है, अभी तक हमने जब से इसरो का इंसेप्शन हुआ है या इसरो का फॉर्मेशन हुआ है अभी तक कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है, कितने सैटेलाइट वर्किंग है, और इंडिया डेब्री फ्री स्पेस करने के लिए किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। सिमिलर फॉर वर्ल्ड, ग्लोबली अभी तक कितने सैटेलाइट ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस बेसिकली किया है जिसमें स्पेस असेट्स को बताया गया है। किसने तैयार की है रिपोर्ट? इसरो ने की है। पहले हम बात करते हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्यूरिंग 2023 में लगभग 3143 ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया गया था ऑर्बिट में। ऑर्बिट क्या होती है? किसी भी प्लेनेट के तरफ, चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती हैं, उन्हें ऑर्बिट कहते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट में हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप बोलेंगे कि 2023 में हमने नहीं, पूरे वर्ल्ड ने 3143 ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट में डिप्लॉय करने का काम किया है, जो कि ज्यादा है 2022 के कंपैरिजन में। 2022 में हमने 2533 ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च करने का काम किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में 5 ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण स्पेस डेबरी इंक्रीज हुई है, मलबा इकट्ठा हो गया स्पेस में, और इसरो का अपना एक टारगेट है। इसरो ने कहा है कि हम 2030 तक स्पेस को डेबरी फ्री कर देंगे, मतलब कचरा मुक्त कर देंगे, ऐसा इसरो ने कहा है। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कहा है जब से इंसेप्शन हुआ है इसरो का तब से अभी तक हमने 127 इंडियन सैटेलाइट्स को यहां स्पेस में सेंड किया है। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इंडियाज स्पेस जर्नी until 31st of December 2023 127 Indian satellite have been sent into the space। ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा 2023 में हमने 7 मेजर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, 7 मेजर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसमें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन भी शामिल है। ठीक है, a total 5 Indian satellite, 46 foreign satellite और 8 rocket bodies were placed in their intended orbit। इनकी निर्धारित कक्षा में हमने 2023 में इनको डिप्लॉय करने का काम किया है। अब इंडिया ने लगातार कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर पे भी काम किया है। तो हमने यहाँ पे 23 प्रोग्राम्स को रन किया था जिससे कोलिजन ना हो। कोलिजन ना हो का क्या मतलब है? मान लेते हैं आज से मैंने 50 साल पहले एक सैटेलाइट लॉन्च की, अब इस सैटेलाइट का जो वर्किंग आवर्स था या वर्किंग ईयर था वो 20 ईयर्स था, लेकिन अब तो ये डेड हो गई। डेड होने के बाद अभी भी स्पेस में घूम रही है किसी ऑर्बिट में। तो जो एक्टिव सैटेलाइट होती है, तो कई बार जो डेड सैटेलाइट होती हैं, ये जो कचरा होता है स्पेस का, वो हमारे वर्किंग सैटेलाइट से टकरा जाता है और वर्किंग सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसलिए हम इन डेबरीज को, इस कचरे को स्पेस से हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 23 आपको प्रोग्राम देखने को मिलेंगे 2023 में इसरो के, जिसमें हमने कोलिजन अवॉइड करने का काम किया है, जो कि 2022 के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया रिपोर्ट में कि 31 दिसंबर 2023 तक इंडिया के 22 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। तो 2023 में इंडिया ने 22 आपके लो अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को डिप्लॉय किया है एज ऑफ 31 दिसंबर 2023, और 29 आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो कि वर्किंग कंडीशन में है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने डीप स्पेस मिशन की बात की कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आपका आदित्य L1 मिशन भी हमने लॉन्च किया था। और लगातार इसरो कंडक्ट कर रहा है कोलिजन अवॉइडेंस एनालिसिस, जिससे हम कोलिजन को रोक सकें और अपने वर्किंग सैटेलाइट्स को बचा सकें। अब यहाँ पर इसरो के बारे में बातें हो रही तो हमें कर लेनी चाहिए। इसरो का पुराना नाम क्या था? तो इसरो को पहले हम INCOSPAR के नाम से जानते थे, मतलब एक स्पेस डिपार्टमेंट एक्चुअली बनाया गया था 1962 में। किसने? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। और बाद में हमने इसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया
15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसरो की कई सारी फैसिलिटीज हैं और अलग अलग फैसिलिटी में अलग अलग काम होता है। कोई फैसिलिटी जो सेंसर बनाती है, कोई फैसिलिटी है वो लॉन्च करती है, कोई फैसिलिटी है वो इंजन डिजाइन करती है। तो हम उन फैसिलिटीज को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो लॉन्चिंग व्हीकल्स कहां पर डिजाइन किए जाते हैं? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, वहां पर लॉन्चिंग व्हीकल जो आपके पीएसएलवी, जीएसएलवी होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सैटेलाइट कहां पर डिजाइन होते हैं। तो सैटेलाइट का डिजाइन एंड डेवलपमेंट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में किया जाता है। अगर बात करते हैं लॉन्चिंग पैड कहां पर है, कहां से हम इनको लॉन्च कर रहे हैं? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हम अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड स्टेज, जो हमारे क्रायोजेनिक इंजन या फिर हम जो लिक्विड स्टेज तैयार कर रहे हैं अपना फ्यूल, अपना इंजन के लिए, अपने रॉकेट्स के लिए, तो इसको हम कहाँ पे तैयार करते हैं? तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो कि वलियामाला एंड बेंगलुरु में है, वहां पर हम इनको रेडी करते हैं। सेंसर फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को हम रेडी कहां पर करते हैं? तो इसके लिए आपको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद जाना पड़ेगा। वही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा रिसेप्शन, आपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को स्पेस में भेज दिया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या करता है? वो पिक्चर को क्लिक करेगा और डेटा को अर्थ स्टेशन पे भेजेगा। तो अर्थ स्टेशन पे जब आप डेटा भेज रहे हो तो उसको रिसिप्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए ना। तो रिसीवर यहाँ पर आप देखेंगे कौन है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में आपको रिसीविंग सेंटर देखने को मिलेगा। तो ये इसरो की कुछ अलग अलग फैसिलिटीज है जो कि काम कर रही हैं। चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पे जिसको रिसेंटली रिलीज किया गया है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द PM। आइए इस रिपोर्ट पे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये रिपोर्ट है क्या। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक पेपर प्रेजेंट किया है और उस पेपर का टाइटल क्या है? शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस, ये इनका टाइटल है। तो इन्होंने 1950 से लेकर 1950 से लेकर 2015 तक लगभग 167 कंट्रीज का एनालिसिस किया और इसमें पाया कि कहां पर कौन सा कंट्री है जहां पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, कहां पर है जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, कहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन फॉल हुई है। मतलब मैं समझ आती हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको पता है हिंदू यहां पर मेजॉरिटी है, ठीक है। और अगर हम जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख कम्युनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी। तो इस रिपोर्ट पे बताया गया कि पर्टिकुलर कंट्री में जो वहां की मेजॉरिटी वो कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हुई है और वहां पे जो माइनॉरिटी थी वो कितनी इंक्रीज कितनी डिक्रीज हुई है। ऐसा यहाँ पर असेसमेंट किया गया है सिंस 1950 टू 2015 और इस पेपर को रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1950 से 2015 के बीच में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया में थी हिंदू, वो डिक्लाइन हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं बाय 7.82%, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। वहीं जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, कितनी? 43.15% आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा मुस्लिम पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। यहां पे बोला गया है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में पहले हम बात करते हैं, इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, मतलब हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है और माइनॉरिटी पॉपुलेशन ओवरऑल इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर माइनॉरिटीज में भी अगर हम जैन और पारसी के बारे में बात करते हैं तो जैन और पारसी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, बाकी सिख, बुद्धिस्ट, आपके मुस्लिम्स, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन पॉपुलेशन का शेयर इंडिया में डिक्रीज हुआ है। पहले ये 0.45% थे, कब? 1950 में। अब इनकी पॉपुलेशन 0.36 बची है 2015, मतलब हम इंडेंजर कैटेगरी में आ गए हैं, कुछ दिनों में एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक है। मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लेना। चलो अब बात करेंगे, हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 7.82%। 1950 में जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 84.68% थी और 2015 में ये कितनी हो गई है? 78.06% हो गई है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है, 1950 में 2.24% थे, 2015 में ये 2.36% हो गए हैं। सिख पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 1.24% से इंक्रीज होकर 1.84% हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के बारे में, तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी यहाँ पर आप देखेंगे इंक्रीज हुई है, 0.05% से ये इंक्रीज होकर 0.81% हो गई है। लेकिन देखो ये जो पारसीज है, ये तो बेचारे वाकई में यार सबसे अच्छी कम्युनिटी मुझे लगती है वो पारसीज लगती है और पारसीज की पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो गई है, 0.03% से ये डिक्लाइन होकर 0.0004% हो गए हैं, ठीक है। तो ये बात इस रिपोर्ट में कही गई।
इसके अलावा इस रिपोर्ट में चर्चा की गई हेल्दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में। इन्होंने कहा कि जो हमारे देश में 1950 से 2015 और 2024 तक जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि कोई एक लेडी पूरे अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है, वो टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। आप यहाँ पे इस रिपोर्ट में देखेंगे, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो करेंटली 2 के आसपास है, 2.19। ठीक है, हिंदू में अगर देखेंगे तो हिंदू में टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुई है, 3.3 थी 1991 में, फिर 2.1 हो गई 2015 में, और 2024 की अगर बात करते हैं तो आपका जो यहाँ पे हिंदू में TFR है वो कितना है, 1.9 है। मुस्लिम्स में भी देखेंगे तो मुस्लिम्स में भी ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, मतलब मुस्लिम्स का भी जो TFR है वो डिक्लाइन हुआ है। 4.4 था 1991 में, फिर 2.6 हुआ 2015 में, और अब 2.4 हो चुका है 2024 में। तो अगर आप देखो कि हिंदू जो है उनका टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 1.9, मुस्लिम का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.4 है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अब ये तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बातें हो गई, अब थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो भी हम देख लेते हैं। पहली चीज, इस पेपर को प्रिपेयर किसने किया है, तो एक टीम बनाई गई थी और उस टीम को लीड कर रहे थे समीका रवि, जो कि मेंबर है इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के, और इन्होंने इस पेपर को तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। ठीक है, इसमें लगभग 65 इयर्स में जो चेंजेस हुए हैं 1950 से लेकर 2015 के बीच में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पॉपुलेशन में, उसका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल एवरेज के बारे में। तो पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी है, इंडोनेशिया में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटीज है। वैसे अगर आप यूरोप में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं तो वहां पे जो रोमन या कैथलिक्स है वो मेजॉरिटी है। तो ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड की जो मेजॉरिटी है, अगर सबको कंबाइन कर लिया जाए तो 22% मेजॉरिटी फिगर में डिक्रीज देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी फिगर में 2015 तक, 1950 से 2015 के बीच में 22% का डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, इतनी चीजें बोली गई हैं। सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन देखा गया है वो OECD कंट्रीज में देखा गया है, 29%। तो 29% मेजॉरिटी डिक्लाइन आपको सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी, OECD कंट्रीज में। अब ये OECD कंट्रीज क्या होती हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको 38 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जो कि आपके ये अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। डन। अब रीजन के हिसाब से बात करते हैं तो साउथ एशियन रीजन अगर देखोगे तो साउथ एशियन रीजन जो है उसमें मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप इंक्रीज हुआ है। साउथ एशियन रीजन मतलब जिसमें इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सबको मैं इंक्लूड कर रही हूं। तो अगर इन सबको ओवरऑल देखा जाए तो इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और माइनॉरिटी डिक्लाइन हुई है। आप तो कहेंगे कि आपने बताया कि हिंदू में डिक्लाइन हुआ है 7.82%, बिल्कुल सही बात है। इंडिया में मेजॉरिटी डिक्लाइन हुई है, माइनॉरिटी इंक्रीज हुई है, बट अभी हम पूरा का पूरा साउथ एशियन रीजन देख रहे हैं। साउथ एशियन रीजन में आपको ये सारी की सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी। आप इस रिपोर्ट में देख पाओगे कि ये 4 कंट्रीज देख लो, म्यांमार, इंडिया, नेपाल और मालदीव्स, इन 4 कंट्रीज की जो मेजॉरिटी थी उनमें डिक्लाइन हुआ है। म्यांमार में 9.84% का डिक्लाइन है, इंडिया में हिंदू की पॉपुलेशन में 7.82% का डिक्लाइन है, नेपाल में 3.61% का डिक्लाइन है, वहीं मालदीव में 1.47% का डिक्लाइन है। बट बाकी कंट्रीज भी तो देखो, ये 5 और कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश। यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, स्पेशली इन बांग्लादेश 18.55, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी क्या थी, मुस्लिम थी, और मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसमें 18.55% का इंक्रीमेंट देखा गया है। तो इसलिए ओवरऑल बोल दिया गया, ओवरऑल जो साउथ रीजन है हमारा, उसमें मेजॉरिटी इंक्रीज हुई है और माइनॉरिटी डिक्रीज हुई है। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या होता है आपका इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल। तो जैसे कि नीति आयोग है, नीति आयोग क्या है, ना ही वो स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ना ही संविधान के किसी आर्टिकल में चर्चा है, ना पार्लियामेंट ने इसे एक्ट पास करके बनाया है। उसी प्रकार से जो इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल है वो ना ही स्टैट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज में प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने का काम करती है। और 2000 में इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था। इसमें 7 मेंबर देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन है विवेक देवरॉय। डन। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिनका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा।
आई होप बाकी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके। डन। कामी रीता, जिन्होंने 29 टाइम माउंट एवरेस्ट का समिट किया है, पूछा जा रहा है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। कहां से? नेपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रिसेंटली किस बैंक ने कहा है कि 1 जून 2024 में जो भी इनएक्टिव अकाउंट है उनको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे? ऐसा किसने कहा है? तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि हमारे जो भी कस्टमर हैं जिनके इनएक्टिवेट अकाउंट है, जिन्होंने 3 सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, जीरो बैलेंस पे हैं, उनको हम 1 जून को बंद कर देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जापान ने अपना पहला सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है और पाकिस्तान को हराया है। पूछा जा रहा है कि सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का रिलेशन किस गेम से है, तो गेम और उसकी ट्रॉफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पढ़ के जाइएगा। आंसर हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। पूछा जा रहा है कि इनका बेस्ट थ्रो क्या था, तो 88.36 मीटर का आपका इनका बेस्ट थ्रो देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि हम एवरी ईयर कौन सी डेट में वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करेंगे। सो एवरी ईयर अब हम 25 मई को, 25 ऑफ मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक फेमस पंजाबी पोएट है जिनका नाम है सुरजीत पतार, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। पूछा जा रहा है किस साल इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा 2012 में। इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं, आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से ये रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगली जो पर्सन न्यूज में है उनका नाम है इदाशीशा नोगरेंग। ये पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है किस राज्य की? कल हमने डिस्कस किया था, याद करो, मेघालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कब हुआ? तो रिसेंटली ना 19th नंबर की समिट हुई है, 19th नंबर की मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने अपनी खूब बड़ाई की वहां पे जाके। इन्होंने कहा कि लगातार हम फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर रहे हैं और फॉरेस्ट गेन के मामले में इंडिया 3rd नंबर पे आता है। हमने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीट किए, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल कंप्लीट किए, हमने बहुत सारे नेशनल पार्क्स को फॉर्म किया है और हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी बनाई है। ये मैं नहीं कह रही, वहां जाके इंडिया ने बोला है। तो 2000 अगर आप देखेंगे 2000 में बेसिकली यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ था। इसकी रिसेंटली मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 को कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो आंसर है नीदरलैंड में से ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 मई और 12 अक्टूबर को हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? कल डिस्कस किया था, याद करो, इंसेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन साइंस का है, एक क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। रिप्लाई भी आपको हमेशा की तरह वहीं पे मिल जाएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि सभी स्टूडेंट के मैसेज देखूं और सभी के रिप्लाई मैं करती हूँ, ठीक है? तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करें। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।